Hello friends, I am Dr. Dishant and in my series of lecture, I am talking about human system. So today we discuss about nervous system part 4. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है उसको बोलते हैं अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो अब देखो एक क्लासिफिकेशन दे रखा है अपने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम को अपन ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं CNS, शॉर्ट में CNS। ओके, और सेकंड जो पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। ओके, अब इनको दो पार्ट में किस बेसिस पे डिवाइड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अपने बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। यदि मैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि अपना ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और अपनी इस ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कोड। क्लियर? तो वो अपनी बैकबोन जिसको अपन बोलते हैं उसके अंदर रन करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड ये बॉडी की क्या है, सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, एक आता है स्पाइनल कोड और एक आता है ब्रेन। क्लियर? जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड से अराइज होता है और पेरिफ्री यानी लिम्स तक जाता है। क्लियर? तो उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो इसके दो पार्ट हैं। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो अपने स्केलेटन मसल्स को जाता है। क्लियर? और जो कि वॉल्यूंटरी एक्शंस करवाने में हेल्प करता है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने बॉडी के इनवॉल्यूंटरी एक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करता है, और ये अपने बॉडी के विसरल ऑर्गन्स, जितने भी अपने बॉडी के ऑर्गन है, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स है, तो वहां पे इसकी सप्लाई रहती है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो डिटेल में अपन आगे देखेंगे। ठीक है? जनरली मैं आपको बताऊं तो जब भी अपने को डर लगता है तो उस केस में अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव रहता है, और जब अपन नॉर्मल काम कंडीशन के अंदर होता है तो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और वो एक्शन परफॉर्म करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है the central nervous system in human beings is highly developed and consists of brain and spinal cord। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही पार्ट होते हैं। क्लियर? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन जिसको अपन अपनी बॉडी का CPU भी बोलते हैं, देन ब्रेन से ही अराइज होती है स्पाइनल कोड। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ब्रेन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है ब्रेन इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब क्या है, अपनी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, ऑर्गन है, वो ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होता है। क्लियर? इसलिए इसको अपन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोलते हैं। सेकंड लिखा है इट इज अ सॉफ्ट पिंकिश वाइटिश लार्ज साइज्ड ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। ओके, क्रेनियम जिसको अपन कपाल बोलते हैं, बॉनी बॉक्स इन द स्कल। तो स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन रहता है, तो वो एक तरह का एक बोनी बॉक्स है जिसको अपन क्रेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है द अडल्ट ब्रेन वेट्स अबाउट 1.35 kg एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो अपने टोटल बॉडी वेट का 2% जो है वो ब्रेन कवर करता है। देन उसके बाद में लिखा है कि देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यस, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। तो आप देखोगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको डिटेल में देखोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेन होता है उसे 12 पेयर कुछ नर्व्स अराइज होती है जिसको अपन क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और ये क्रेनियल नर्व्स अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाती है। जैसे अपने आइज को इसकी सप्लाई होती है, टंग को होती है, नोज को होती है, ईयर को होती है, ऐसे सप्लाई उसकी रहती है। ओके, और ये क्रेनियल नर्व्स जो है वो आगे चल करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्रेनियल नर्व है उस वो कितने पेयर होती है, 12 पेयर होती है। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है तो कुछ ब्रेन के पार्ट में बता देता हूँ यहाँ पे, देन आगे डिस्कस करना ही है अपने को। तो ये आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है।
तो ब्रेन का जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है सेरेब्रम। क्लियर? और सेरेब्रम के अंदर ये प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगी, सल्काइयन गायरे जिसको आगे बोलेंगे अपन। देन उसके बाद में नीचे का पार्ट जो होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है तो अपन हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस से कांटेक्ट में रहती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? देन इसके बाद में ये पोन्स रीजन आ गया, ये वाला। देन मेडुला सबसे पीछे वाला, पोन्स के जस्ट सामने की तरफ जो है वो है सेरेबेलम। ठीक है? और ये जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं, तो ये आगे आएगा। फिर ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। देन हाइपोथैलेमस के ऊपर वाला पार्ट जो है वो थैलेमस हो गया। और इसके आगे की तरफ आपको खाली स्पेस देखने को मिलता है, उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना? जो हेमीस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं, लेफ्ट और राइट हेमीस्फीयर। तो उन दोनों लेफ्ट और राइट हेमीस्फीयर को एक नर्व का ट्रैक्ट कनेक्ट करता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इन सबको अपन डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ब्रेन की बात कर रहे थे तो बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। लिखा है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाई 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और मेम्ब्रेन्स और लेयर्स, ठीक है ना, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड आर नॉन एज मेनिंजेस। ये ध्यान रखना है। तो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन को ड्राई होने से बचाने के लिए, एज ए शॉक एब्जॉर्बर कुशन की तरह कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है, और उन लेयर्स को अपन मेनिंजेस बोलते हैं, जिसकी वजह से अपना ब्रेन क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। तो उन लेयर का नाम बताया है और उसका सीक्वेंस बताया है कि सबसे अंदर से बाहर की तरफ कौन सी होती है, वो देख लो। लिखा हुआ है द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इज पायामेटर फॉलोड बाय द एरेक्नोइड, मतलब पायामेटर के जस्ट बाहर जो है वो एरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाहर जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्लियर? तो आप ये तो अंदर से बाहर की तरफ था, मैं बाहर से अंदर की तरफ आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे डाप याद रख लो, DAP डाप, बहुत सिंपल है। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है? और इसी तरीके से एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में भी स्पेस होता है जिसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ब्रेन दे रखा है, और ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ यदि अपन देखें तो कौन कौन सी लेयर होती है, चलो का क्रॉस सेक्शन कट करते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं। तो ब्रेन में सबसे बाहर की तरफ होती है स्किन, जिस पे हेयर लगे रहते हैं। क्लियर? तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है स्किन की। फिर आता है खोपड़ी, जिसको अपन क्रेनियम बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो कपाल। तो जो क्रेनियम है उसकी सबसे आउटर मोस्ट, क्योंकि क्रेनियम क्या होती है? फ्लैट बोन्स होती है, तो उसकी सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। क्लियर? और पेरियोस्टियम जो है वो बोन का ही पार्ट है, क्रेनियम बोन का ही पार्ट है, लेकिन वो एक तरह की लेयर है, बोन की लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए इसको अपन अलग से बता दिया मैंने। तो यहाँ पे पेरियोस्टियम, फिर उसके बाद में क्रेनियम की बोन आ गई। अब क्रेनियम के जस्ट नीचे एक टफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्लियर? और ये ड्यूरामीटर इस क्रेनियम से चिपकी रहती है। अब जस्ट ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं उसको बोलते हैं एरेकिनोइड, और एरेकिनोइड के जस्ट नीचे जो होता है उसको अपन बोलते हैं पायामेटर। ठीक है? तो इस तरीके से 3 मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्यूरामेटर और एरेकिनोइड के बीच में स्पेस देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा लेकिन होता है, बहुत थिन स्पेस होता है, तो अपन सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और उसमें सब ड्यूरल फ्लूइड बना रहता है। इसी तरीके से अपन बात करें, एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में भी एक छोटी सी स्पेस प्रेजेंट होता है, और इसमें सब एरेक्नोइड स्पेस जिसको बोलते हैं, और इसमें सब एरेक्नोइड फ्लूइड भरा रहता है। पायामेटर जो होती है जस्ट ब्रेन से चिपकी रहती है, तो पायामेटर के नीचे जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये सारा पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये पोर्शन सारा क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन है। तो ये ब्रेन वाला पोर्शन है। क्लियर? तो ये आउटर टू इनर मेम्ब्रेन का सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रेन का क्लासिफिकेशन। ठीक है?
तो द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्लियर? आगे वाला पार्ट होगा उसको फोर ब्रेन बोलेंगे, ब्रेन का बीच वाला पार्ट होगा उसको मिड ब्रेन बोलेंगे, और सबसे पीछे वाले पार्ट को अपन हाइंड ब्रेन बोलेंगे। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है फोर ब्रेन। लिखा है द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो फोर ब्रेन ही है। लिखा है सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन लोब्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अपना फोर ब्रेन रहता है, आगे इसका डायग्राम अपन देखेंगे, उसमें जैसे सुनने के लिए, सूंघने के लिए, देखने के लिए कुछ लोब्स या एरिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डॉग होते हैं, तो डॉग में सूंघने की पावर बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे एक ऑल्फैक्शन लोब प्रेजेंट होता है। वो ऑल्फैक्शन लोब जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और उसकी वजह से क्या है कि जो डॉग है वो बहुत अच्छे से सेंस कर पाते हैं स्मेल के लिए। क्लियर? लेकिन यही बात अपन ह्यूमन बीइंग पे आते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में लोब्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एरिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एरिया होते हैं। क्लियर? और वो एरिया क्या करते हैं, सुनने को, देखने को, समझने को, है ना, सूंघने को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग्स में लोब्स नहीं होते, एरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, there are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain. Yes, इसको मैं बहुत आराम से बताता हूँ कि क्या है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, इस लाइन को, जैसे आप एक रूम में बैठे हो और रूम बंद है आपका, और रूम के बाहर कोई आपको आवाज़ देता है। क्लियर? तो जैसे ही वो आवाज़ देगा, तो वो आवाज़ आपके कानों तक पड़ेगी, और जो कान है उस आवाज़ को, जो साउंड है, साउंड वेव है, उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे, और सेंसरी, क्योंकि आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो आपको पता होगा कि वो जो साउंड वेव आएगी वो जब अपने ईयर ड्रम से टकराएगी, तो जैसे ही ईयर ड्रम से टकराएगी तो वहाँ पे जो सेल्स होती है, न्यूरो सेंसरी सेल, वो उसको इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगी, और वो इम्पल्स जो है वो अपने सीएनएस यानी ब्रेन तक जाएगा। तो वो इम्पल्स के फॉर्म में सीएनएस तक जाएगा, और उसको ले जाएगा कौन? सेंसरी नर्व फाइबर्स, ठीक है, या एफरेंट फाइबर्स। क्लियर? अब क्या करता है, जैसे ही वो सेंसरी नर्व फाइबर से जाता है अपने ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर प्रेजेंट होते हैं, कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं, वहां पे पहले से क्या रहती है, मेमोरी रहती है। तो कोई जैसे ही आपको आवाज देगा, तो एक तो आप उस आवाज को सुनोगे, दूसरा उसको एनालाइज करोगे कि भाई ये आवाज किसकी है। यदि आपने पहले ये आवाज सुन रखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मैंने पहले आवाज सुन रखी है, और ये इस बंदे की वो आवाज है। समझ गए? तो वो जो ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, क्लियर, जो इंटरप्रिटेट होती है, यूं कह सकते हो एनालाइज होती है, तो उसको समझ करके फिर उसके लिए क्या एक्शन लेना है, वो अपना ब्रेन अपने को ऑर्डर देता है, और फिर उस ब्रेन से अपने जो भी उस एक्शन करवाने के लिए जो भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो करवाता है। क्लियर? इस तरीके से आप देख लो, कभी आपके घर में नूडल्स बन रही है और उसकी खुशबू आप तक पहुंचती है, तो आपके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन जाती है, और पता चलता है कि यार ये तो मैगी बन रही है, ये तो नूडल्स की खुशबू है। क्लियर? तो वहां से वो फिर स्लाइवेशन होना और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आती है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करवाता है। लास्ट लाइन यही बता रहा है, एक्शन वाली है, कि बेस्ड ऑन ऑल दीज डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड, एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स सच एज लेग मसल्स वगैरह। ये एक एग्जांपल दे दिया। क्लियर? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ब्रेन बना देता हूँ मैं, और यहाँ से सेंसरी नर्व फाइबर हो गए, ठीक है, यहाँ रिसेप्टर हो गए, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन हो गए, और फिर यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन हो गया। सेम टू सेम वही है। अभी रिसेप्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेंसरी नर्व के थ्रू वो ब्रेन में जाती है, वहाँ पे प्रोसेस होती है, उसके लिए जो एक्शन लेना होता है उसके लिए इम्पल्स मोटर नर्व के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, और वो एक्शन परफॉर्म होता है। एक तरह का रिफ्लेक्स आर्क है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री पार्ट। अब फोर ब्रेन को भी अपन, क्योंकि देखो ब्रेन को अपन ने थ्री पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो फोर ब्रेन को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन। ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स का मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑल्फैक्टरी लोब्स एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होता। ह्यूमन बीइंग के अंदर वहां पे एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि सेरेब्रम में ही होता है। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ये तीन पार्ट पढ़ेंगे, देखते हैं वन बाय वन क्या है। सबसे पहला दे रखा है ऑल्फैक्टरी लॉब्स। दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल साइज क्लब शेप्ड सॉलिड स्ट्रक्चर्स और देयर मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल। ये इसका मेन फंक्शन है। लिख दिया है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जगह पे ऑल्फैक्टरी एरिया प्रेजेंट होता है। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट होता है। तो लिख रखा है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमीस्फीयर। ठीक है, नॉन एज सेरेब्रल हेमीस्फीयर। ये आप आगे डायग्राम में देखोगे। इन ह्यूमंस बोथ द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे ये एक हेमीस्फीयर हो गया और ये सेकंड हेमीस्फीयर हो गया। क्लियर। यहाँ पे जैसा भी बन रहा है देख लो। तो ये दोनों हेमीस्फीयर, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला होगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नर्व ट्रैक होता है, हॉरिजॉन्टल नर्व ट्रैक, तो इन दोनों हेमीस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। इन हॉरिजॉन्टल नर्व ट्रैक्स को अपन क्या बोलते हैं हम? कार्पस कैलोसम। तो ये आपका क्या है? कार्पस कैलोसम। और ये सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, सेरेब्रल हेमीस्फीयर। क्लियर। ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला लिखा है। द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये एक होता है कि जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट वाले पार्ट को, मतलब बॉडी के जो भी लेफ्ट वाले पोर्शन है उसको कंट्रोल करता है, और राइट वाला, लेफ्ट वाला जो होता है वो बॉडी के राइट वाले पोर्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये काउंटर कह सकते हैं, एक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, लेफ्ट वाला राइट को, राइट वाला लेफ्ट को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सेरेब्रम के बारे में दे रखा है। तो ये जो लार्जेस्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये मार्कर चल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ठीक है। और सेरेब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्लियर। अब इसी को अपन यहाँ पे देखें तो इसके अपर व्यू से इस तरीके से यहाँ से। क्लियर। जब यहाँ से अपन देखेंगे तो अपने को ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो दोनों हेमिस्फीयर हो गए। और दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक फिशर, फिशर मतलब एक खांच मिलती है, उस खांच को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल फिशर। क्लियर। और देन उसके बाद में कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट आप कह सकते हो, एरिया या लोब्स। तो वो होते हैं, जैसे ये आगे वाला पार्ट है, फोर ब्रेन को कवर करता है, तो फ्रंटल रीजन पे अपने को देखने को मिलता है, तो ये फ्रंटल लोब हो गया। ठीक है। फिर ये सेंट्रल सर्कस हो गई, ये बीच में ऐसे सर्कस जाती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये अपने सर के ऊपर वाला पार्ट हो गया, एकदम टॉप वाला पार्ट। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पैराइटल लोब। और ये अपने जो पीछे गर्दन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो मतलब ये ऑसिपिटल लोब यहाँ पे इस एरिया वाला है। ठीक है। ये ऑसिपिटल एरिया हो गया। फिर ये वाला जो एरिया हो गया वो पैराइटल वाला हो गया। ठीक है। और ये एकदम फ्रंटल वाला पार्ट, ये जो है उसको अपन फ्रंटल लोब बोल देते हैं, ये फ्रंटल वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे जो बोन होती है वो फ्रंटल बोन होती है, इसलिए इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट को अपन ने फ्रंटल लोब या फ्रंटल एरिया बोल दिया। क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पेराइटल बोन्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको इसके जस्ट नीचे, मतलब पेराइटल बोन के जस्ट नीचे वाले एरिया को अपन ने पेराइटल लोब बोल दिया। और पीछे की तरफ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है, इसलिए इसके नीचे वाले एरिया को ऑक्सीपिटल लोब बोल दिया अपन ने, यह एरिया बोल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो सर्कस देखने को मिल रही है, एक सेंट्रल सर्कस,
ठीक है ना, वो इस तरीके से जाती है, और एक लॉन्गिट्यूडाइनल। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस ब्रेन को समझ सकते हो। बाकी जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे पार्ट बताते जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है, अभी सेरेब्रम की बात कर रहे हैं अपन। लिखा है द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यस, विच कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन एंड अपीयर ग्रेइश इन कलर, नॉन एज द ग्रे मैटर, या ग्रे मैटर की डेफिनेशन है। और ये टोटल ब्रेन मास का कितना बनाता है? 80% बनाता है। तो देखो क्या है, यहाँ पे आप देखो ये ब्रेन है, ब्रेन का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है वो फोल्डेड पोर्शन रहता है, जिसमें गायराई और सल्काई प्रेजेंट होती है, और इसको सेरेब्रम का ही पार्ट है। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन अपन देखते हैं या ट्रांसफर सेक्शन अपन इसका देखते हैं, तो अपने को देखने को मिलता है कि बाहर की तरफ देखो कुछ फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इन फोल्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? गायरस या गायराई। और फोल्ड्स के बनने की वजह से उसमें बीच बीच में क्या मिलती है? कुछ खांचे मिलती है ना, कुछ अंदर की तरफ डिप्रेस्ड एरिया मिलता है, उसको अपन बोलते हैं सल्काई या सल्कस। तो गायराई और सल्काई, गायराई जो है वो ऊपर उठे हुए प्रोजेक्शन है, और अंदर की तरफ घुसे हुए जो प्रोजेक्शन है उनको अपन सल्काई बोलते हैं। अब आप देखोगे कि ब्रेन का जो ये कॉर्टेक्स, ये जो मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है बाहर वाला आउटर पेरिफ्री वाला पोर्शन, जो आपको ये इस कलर का दिखाई दे रहा है, ब्राउन से कलर का लगभग थोड़ा वो दिखाई दे रहा है। तो ये कलर आपको देख, इस कलर में आपको वो देखने को मिल रहा है। तो इस पोर्शन को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन या सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर? तो ये क्या हो गया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स डार्क कलर का दिखाई देता है। ये डार्क कलर का क्यों दिखाई देता है? आपको पता है अपने ब्रेन की जो यूनिट है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के दो पोर्शन होते हैं। एक होता है उसका साइटोन वाला पार्ट या सेल बॉडी वाला पोर्शन, जिसे डेंड्राइट्स वगैरह निकले रहते हैं, और एक होता है उसका एक्सोन वाला पार्ट। ठीक है, एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन वाले पार्ट में क्या होता है? स्वान सेल होती है जो कि माइलिन शीट सिक्रीट करती है, और माइलिन शीट जो होती है वो लाइट कलर की होती है। जबकि सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है वो डार्क कलर का दिखाई देता है, डार्क कलर का। जबकि एक्सोन वाला पोर्शन जो होता है वो लाइट कलर का दिखाई देता है। तो जब अपन सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो उसमें न्यूरॉन इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि इसका जो सेल बॉडी वाला पोर्शन है वो कॉर्टेक्स रीजन में रहता है, और एक्सोन वाला रीजन है वो ए मेड्यूला वाले रीजन में रहता है, बीच वाले रीजन में रहता है। इसीलिए क्या होता है, डार्क और लाइट की वजह से एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो जाता है, और बाहर का एरिया जो है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया है, वो डार्क कलर का दिखाई देने लगता है, डार्क ग्रेइश कलर का। इसलिए इसको अपन बोल देते हैं ग्रे मैटर। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स किससे मिलके बनता है? ग्रे मैटर से मिलके बनता है। जबकि बीच वाला रीजन है, ठीक है, जो मेड्यूला वाला रीजन है, वो वहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट होंगे, फिलामेंट्स एक्सोन के, तो वो लाइट कलर के होते हैं क्योंकि वहाँ माइलिन शीट होती है, इसलिए उसको वाइट मैटर अपन कहते हैं। क्लियर? तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर इस तरीके से, तो अंदर वाला पोर्शन वाइट मैटर का और बाहर वाला ग्रे मैटर का है। तो यहाँ लिख भी दिया है कि जो ग्रे मैटर है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है, और उसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, इसलिए वो ग्रे कलर का दिखाई देता है। जबकि वाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर के नीचे वाला पोर्शन होता है, जिसको सब कॉर्टेक्स एरिया भी बोलते हैं, और वहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट इन कलर होता है। क्लियर? नेक्स्ट लिख दिया इधर, इट इज द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज फोल्डेड टू फॉर्म द रिज। रिजेस जो आपको देखने को मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? गायरस या गायराई। एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन को अपन क्या बोल रहे हैं? सल्कस या सल्काई। सच अ सिस्टम इंक्रीज सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर नर्व सेल्स। देखो ये फोल्डिंग होती है ना, तो फोल्डिंग होने से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उसके अंदर न्यूरॉन उतने ज़्यादा, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन उतनी ज़्यादा मेमोरी। क्लियर? तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जो कहा जाता है कि जिसका सर बड़ा होता है, यानी जिसके अंदर सर बड़ा होगा तो अंदर की तरफ जो ब्रेन होगा उसका साइज भी बड़ा ही होगा। तो उसकी उसका कहते हैं कि वो भाग्यशाली होता है। वो भाग्यशाली क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ब्रेन बड़ा होने की वजह से वो उसके अंदर न्यूरॉन ज़्यादा होता है, तो मोर इन्फॉर्मेशन वो क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है। तो वो एक रीज़न है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के क्या क्या फंक्शन, यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, और ट्रिक क्या है? आई एम स्टिल सिंगल। ठीक है,
तो आप इससे ध्यान रख सकते हो। एम फॉर मेमोरी, एस फॉर साउंड, टेस्ट, इंटेलिजेंस, लर्निंग, लॉजिकल पावर, स्मेल एंड सी। जो अपन देख करके समझते हैं या सूंघ करके समझते हैं क्या बना है, कौन आ रहा है सामने से, ठीक है ना। जो अपनी लॉजिकल पावर होती है, ठीक है, अपन जो पढ़ पढ़ पाते हैं, अपनी जो इंटेलिजेंस होती है, किसी कोई चीज़ को अपन टेस्ट करते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि कैसा इसका टेस्ट है, ठीक है। साउंड हो गया, मेमोरी हो गई, ये सारे कहाँ किसके फंक्शन है, ये सेरेब्रम के ही फंक्शन है। क्लियर। तो ये आप ट्रिक से इनके मेन मेन जो फंक्शन है उसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लिख भी दिया है, इट इज बिलीव दैट द हायर नंबर ऑफ फोल्डिंग्स इन द ह्यूमन ब्रेन इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ब्रेन न्यूरॉन सेल्स एंड हैंस ग्रेटर इंटेलिजेंस। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया था, तो एक छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट अपन देखें, तो अब वाइट मैटर के बारे में बताया है। लिखा हुआ है कि द इनर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। मेड्यूलेटेड जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, जिसको अपन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी बोलते हैं। इट लुक्स वाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट अराउंड द मेड्यूलेटेड फाइबर। इसीलिए अपने को ये क्या दिखता है, वाइट मैटर सा दिखता है। तो पहले भी डिस्कस कर लिया, रीजन भी बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन फोर ब्रेन का ही अपन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो डाइनसेफेलॉन की अपन बात करें तो लिखा हुआ है, इट इज अ स्मॉल स्क्वायरिश पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन which is completely covered by the cerebral hemisphere. So it forms less than 1% of the brain volume. तो ये जो पार्ट है डाइनसेफेलॉन वाला पार्ट, वो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उससे क्या रहता है, कवर्ड रहता है। क्लियर। और देन उसके बाद में ये टोटल ब्रेन का जो वॉल्यूम उसका 1% बनाता है। अब इस डाइनसेफेलॉन पार्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, एक है थैलेमस वाला पार्ट और एक हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। क्लियर। तो यहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब इनको मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये डायग्राम डालने का पर्पज़ ये है कि आपके बुक्स वगैरह में ये कॉमनली ये डायग्राम मिलता है। तो देख लेते हैं। ये देखो, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर था पूरा का पूरा। इसके नीचे मतलब बीच के साइड में लगभग ये वाला एरिया जो है, ये एरिया क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये एरिया क्या है, हाइपोथैलेमस है। और ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया, ये एक्चुअली मिड ब्रेन नहीं है, ये यहाँ पे लेबलिंग गलत गलत है। मिड ब्रेन कौन सा है, मिड ब्रेन ये वाले पार्ट है, मिड ब्रेन में ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, इसको अपन टेक्टम वाला पार्ट बोलते हैं। ये वाला जो है टेक्टम, टेक्टम। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक कलर का, मैं यहाँ एरो लगा के यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको अपन बोलते हैं थैलेमस वाला पार्ट। थैलेमस वाला पार्ट जो है वो थैलेमस वाला। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस, आपको यूं समझ सकते हो कि यदि यहाँ पे इसको इसका इस एरिया को कट किया जाए ऐसे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बॉक्स टाइप का दिखाई देगा। एक मैं सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। तो जो थैलेमस वाला पार्ट है वो देखो, साइड वॉल्स, ये वॉल्स ले ली, ये वॉल्स ले ली और ये वॉल्स ले ली। ये जो वॉल्स है इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस वाला पोर्शन, यानी ये जो पूरा पोर्शन है ये थैलेमस वाला पोर्शन होगा, ऊपर वाला रूफ और लेटरल वॉल्स। ठीक है। लेकिन इसका जो फर्स्ट वाला होगा, फ्लोर रीजन जो इसका है, ये इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये वाला हो गया हाइपोथैलेमस, एच टी, और ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, इसको अपन बोलते हैं थैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से क्या निकलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती है, तो ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पीछे की तरफ निकलती है पीनियल ग्लैंड, तो ये वाली ग्लैंड जो है वो पीनियल ग्लैंड है। आगे आ जाएगा सारा कुछ। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस यहाँ पे देखने को। सबसे पहले अपन देखते हैं थैलेमस को। तो इट इज़ अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यस। तो इसका कोई वैसे कोई मतलब नहीं है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक एसोसिएशन एरिया है, आप ये समझ लो, जहाँ पे सेंसरी सिग्नल और मोटर सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिले न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स या इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स। क्लियर।
तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आती है तो प्रोसेस करने का काम होता है। ठीक है। और थैलेमस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे देखो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये फिक्स है, इसके फंक्शन और सब देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पोर्शन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपनी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं। और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस, इसको शॉर्ट में एचटी बोलते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड करता है उसको भी रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर हो गया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये लिखा हुआ है, इसका हर एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से बनना। लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल मासेस ऑफ नर्व सेल्स बॉडी विच इज कंट्रोल द इनवॉल्यूंटरी फंक्शन लाइक हंगर, थ्रस्ट, ये गलत है, थ्रस्ट, सेक्सुअल डिजायर एंड बॉडी टेम्परेचर। तो अपने को जो भूख लगती है, प्यास लगती है, सेक्सुअल डिजायर जो होती है, इवन अपने बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और जो कि रेगुलेट होता है अपने हाइपोथैलेमस से। ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नेक्स्ट लिखा है इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस बाई मीन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थर्मोस्टेट मैकेनिज्म। ये थर्मोस्टेट मैकेनिज्म के थ्रू अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या रखता है? मेंटेन। क्योंकि अपन क्या होम्योथर्मल है, अपना बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? स्टेबल रहता है। क्लियर। और वो स्टेबल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। नेक्स्ट लिखा है ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी इसको इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो सिक्रेट्स न्यूरो हार्मोन कॉल्ड द रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, या इनको फैक्टर भी बोलते हैं अपन, which control the secretion of trophic hormone from anterior lobe of pituitary gland। इसको सिंपल वे में आपको बताऊं, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन या फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं और ट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं। ये आपको एंडोक्राइन वाले चैप्टर में बहुत आराम से समझ आएगा। अ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए अपन कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, फिर इसको मास्टर और मास्टर ग्लैंड। डिटेल में अपन इसको, इस टॉपिक को एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो द हाइपोथैलेमस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इसके दोनों ही पार्ट होते हैं। ठीक है। ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन, कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो अदर ग्लैंड्स का रेगुलेशन करता है। ठीक है। कैसे करता है? एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, क्योंकि फोर ब्रेन कंप्लीट हो चुका है, फोर ब्रेन के आपने थ्री पार्ट देखे। सबसे पहले देखा ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट होता है। सेकंड अपन ने देखा सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है। और थर्ड अपन ने देखा था लास्ट वाला पोर्शन जिसको अपन ने क्या बोला था? डायनसेफलॉन। और उसके दो पार्ट देखे अपन ने, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब अपन अपना फोर ब्रेन कंप्लीट हो चुका है, अब मिड ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं। तो मिड ब्रेन का लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कवर्ड बाई द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड रहता है। इट कंट्रोल्स द साइट एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। यस, साइट और हियरिंग रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है। कुछ नहीं, ये लोब्स होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मिड ब्रेन हो गया और ये यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट है, ये देखो ये लोब्स। और इन लोब्स को अपन टेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टम। टेक्टम। और ये व्हाइट मैटर से बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ऐसी। क्लियर। और टोटल 4 स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके से। अपर वाली को सुपीरियर कॉलिकुलाई और नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिकुलाई, और इन सबको टेक्टम बोलते हैं। तो ये टेक्टम वाले पार्ट हो गए। क्लियर।
ये सुपीरियर पार्ट है और ये इंफीरियर पार्ट है। तो आप देखोगे तो सुपीरियर पार्ट होता है वो अपने साइट से रिलेटेड होता है, जो अपना देखना करना होता है उसको प्रोसेस करता है। और जो ये नीचे वाले इंफीरियर लोब्स होते हैं वो अपने सुनने से रिलेटेड होते हैं, हियरिंग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये मिड ब्रेन हो जाता है। और आगे अपन जब ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे तो ये जो मिड ब्रेन है वो ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो जो ब्रेन स्टेम होता है उसके अंदर क्या होता है, मिड ब्रेन ये वाला पार्ट, फिर ये पोन्स वेरोलाई और थर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर के ये जो पार्ट बना रहे हैं इसको अपन ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, ये पोर्शन आगे जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, ये इसको टैक्टम बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन यहाँ ये जो है ना इसको टैगमम टैगमेंटम बोलते हैं, टैगमेंटम। तो ये आपके इतना है नहीं डिटेल में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मिड ब्रेन जो है अपने देखने और सुनने से रिलेटेड है। क्लियर। पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है, किस किस से मिलके बनता है, तो 3 पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइंड ब्रेन में। सेरेबेलम, देखो वहाँ सेरेब्रम था, यहाँ सेरेबेलम है। पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा, शॉर्ट में इसको एमओ बोलते हैं। क्लियर। तो देखते हैं वन बाय वन कहाँ क्या है। तो यहाँ पे ये मिड ब्रेन हो गया था, ये मिड ब्रेन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये देखो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ ये वाला जो एरिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोन्स वेरोलाई। क्लियर। इस पोन्स के जस्ट सामने की तरफ जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर बोलते हैं सेरेबेलम। और लास्ट जो पोन्स के जस्ट नीचे की तरफ एरिया है ये वाला एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये इतना पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इसको अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, जो आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू। ठीक है। तो यहाँ पे पोन्स, यहाँ पे सेरेबेलम वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है। देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला आता है सेरेबेलम। तो लिखा हुआ है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, सेरेब्रम, और सेकंड क्या है, सेरेबेलम, इसलिए इसको अपन बोलते हैं लिटिल ब्रेन। नेक्स्ट है इट इज प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम, अबाउ द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड बिहाइंड द पोन्स। यस, आपको मैंने पोजीशन बता दी थी कि यहाँ पे पोन्स थी और यहाँ पे अपना ये सेरेबेलम था, और नीचे की साइड में जो था क्या थी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पे अपना क्या था, मिड ब्रेन था। तो ये वाला मिड ब्रेन हो गया एमबी, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ये पोन्स हो गया, और ये सेरेबेलम हो गया, ये सेरेबेलम हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसका आपको बोला जाए कि इसकी पोजीशन बताओ, तो आप बता सकते हो प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम। अच्छा, इसके ऊपर की तरफ क्या रहता है, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये सेरेब्रम का है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के जस्ट नीचे है, देखो। ठीक है। देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर की तरफ है, एंड बिहाइंड द पोन्स, पोन्स के जस्ट पीछे की तरफ। क्लियर। तो ये पोजीशन आप बता सकते हो, आपको पोजीशन बता, इसी तरीके से इन सब की पोजीशन एक दूसरे के रिलेट में आप बता सकते हो। अभी पोन्स की पूछे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, और सेरेबेलम के आगे की साइड में। क्लियर। और मिड ब्रेन के नीचे की साइड में। तो ये सारा कुछ आप बता सकते हो। नेक्स्ट इसके फंक्शन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आ, देखना इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिजन ऑफ द वॉल्यूंटरी एक्शन, जो वॉल्यूंटरी एक्शन है अपने मूवमेंट वगैरह, वॉकिंग है ना, ये सारे वॉल्यूंटरी एक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है। एंड मेंटेन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाईसाइकिल, एंड इवन पिकिंग अप ए पेंसिल। कोई भी जो मूवमेंट वाला है उसमें अपना जो मतलब कह सकते हैं जो बैलेंस बनता है, वो काम कौन करता है, सेरेबेलम करता है। तो इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग वाला काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है
आपके ब्रेन में कोई चोट लग जाती है तो बंदा खड़ा नहीं हो पाता है, चोट लगने से गिर जाता है, उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेरेबेलम वाला पार्ट होता है वो उस समय अफेक्ट होता है। नेक्स्ट लिखा है ऑल दीज एक्टिविटी आर रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द सेरेबेलम। सेरेबेलम मॉड्यूलेट्स और मॉडिफाइड द वॉलंटरी मूवमेंट्स इनिशिएटेड बाय द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सारे ब्रेन के पार्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बता रखा है कि सेरेबेलम का क्या फंक्शन, मेन जो फंक्शन है वो है बैलेंस बनाए रखना। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो शराबी होते हैं जब वो शराब पीते हैं और उनकी जो शराब है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और देन ब्रेन तक जाती है, तो ब्रेन के सेरेब्रम वाले पार्ट में जैसे ही वो जाती है तो सेरेब्रम वाला पार्ट अफेक्ट होता है, और अफेक्ट होने की वजह से क्या है, वो बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाता। इसीलिए जो शराबी होता है वो इधर उधर झूमता हुआ चलता है। क्लियर? तो ये एक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड पोर्शन है पोन्स। सेरेबेलम कंप्लीट हुआ। पोन्स का देखें तो क्या है, ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम। बता रखा था यहाँ सेरेबेलम था, यहाँ पोन्स था, और यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा था, और ऊपर की तरफ मिड ब्रेन था। तो ये देखो सेरेबेलम के आगे की तरफ और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर की तरफ और मिड ब्रेन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये सारी मैंने बता दी, बिलो द मिड ब्रेन, ठीक है, एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देन उसके बाद में इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अलोंग विद द मेडुला। यस, यहाँ पे क्या होता है, जो पोन्स रीजन होता है वहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन की रिदम बनाए रखने के लिए कुछ सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अच्छा, वो सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी होता है और पोन्स वेरोलाई के अंदर भी होता है। क्लियर? तो ये दोनों मिलकर के आपस में रेगुलेट होकर के रेस्पिरेशन रेट जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये आप हायर क्लासेस के अंदर ये रिफ्लेक्स भी बनता है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं, वहां पे आप देखोगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको एमओ बोलते हैं। ठीक है, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज लोकेटेड बीनीथ द सेरेबेलम। तो आपको पता है कैसे क्या है। इट कंट्रोल्स इन, अच्छा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है, जितने भी इनवॉलेंट्री हायर फंक्शन होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, उसका वो सेंटर होता है। ठीक है, जो अपनी अपन खुद से अपनी खुद की डिजायर से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ठीक है, रेस्पिरेशन को, ये जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है जिसको अपन अपनी सोच से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है। तो वो हायर सेंटर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इवन प्री मेडिकल्स एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ रखे हैं इन्हीं पॉइंट्स में से। जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो लिखा है इट कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी थ्रू अ नंबर ऑफ सेंटर्स लाइक द कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर क्या करता है, हार्ट बीट को, हार्ट बीट की रिदम को रेगुलेट करता है। जब हार्ट बीट एक्सिलरेट हो जाती है, टेकीकार्डिया हो जाता है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन लाता है। जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है तो उसको फिर से नॉर्मल स्टेट में लेके आने का काम ये कार्डियक सेंटर करता है। फिर उसके बाद होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। कभी कभी दौड़ते करते हैं तो अपनी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, तो वो सारा कंट्रोल किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू होता है। वेजो मोटर सेंटर, कॉन्ट्रैक्शन, वेजो मोटर, देखो वेजो वर्ड जो है ना वो ब्लड वेसल्स के लिए है। क्लियर? तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कैसे कंट्रोल करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको रिलैक्स करना है, मतलब डायलेट करना है, वो सारा काम वेजो मोटर सेंटर करता है। उसके बाद में स्लाइवरी सेंटर। स्लाइवरी सेंटर क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, तो ये भी है। इसके अलावा वोमिशन एरिया भी होता है, वोमिशन सेंटर, जिसमें जो वोमिटिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। और वोमिटिंग पे क्वेश्चन आया था प्री मेडिकल में। क्लियर? देख रहा है इट ऑल्सो कंट्रोल्स कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, यूरिनेशन, ब्लड प्रेशर, गट पेरिस्टालसिस, swallowing ऑफ फूड। ये सारे जितने भी इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी फंक्शन का जो मिक्सअप है वो सारा कंट्रोल किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के। ठीक है, जैसे आप कहोगे यूरिनेशन तो सर हम अपनी इच्छा से करते हैं, एक लिमिट होती है। क्लियर? लिमिट के हिसाब से अपन करते हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो ब्लेडर में फीलिंग होती है, उसके बाद में उसके अंदर जो आगे की तरफ वॉल लगे होते हैं, तो आउटर वॉल तो आप कंट्रोल कर सकते हो, इनर वॉल जो है वो इनवॉल्यूंटरी होता है।
तो उसका कंट्रोल होना, ये सारा कुछ जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू होता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉल्यूंटरी एक्शंस का हायर सेंटर होता है। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर लिया था कि मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ब्रेन स्टेम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मिड ब्रेन से लेकर के मेडुला तक के जो भी पोर्शन कवर होते हैं वो सारे ब्रेन स्टेम बनाते हैं। नेक्स्ट एक नोट दे रखा है, लिख रखा है एन अल्कोहलिक पर्सन व्हेन ड्रंक जनरली वॉक clumsily. The cerebellum due to the effect of alcohol is unable to coordinate muscular movement properly. तो ये बताया कि जब शराबी होता है उसका जो सेरेबेलम वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है और जो शराबी है वो इधर उधर डोलता रहता है, झूलता रहता है। नेक्स्ट है हैंगिंग बाय अ रोप कॉज इंजरी टू द मेडुला। ओके, एज अ रिजल्ट द इनवॉल्यूंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट आर स्टॉप्ड। तो मेनली जो जब भी फांसी लगती है तो मेडुला जो पार्ट है वो इंजर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेंटर होते हैं, ब्रीदिंग सेंटर और हार्ट बीट सेंटर, वो इंजर्ड हो जाते हैं। और उसके इसकी वजह से ही क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट और हार्ट जो बीटिंग होती है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है जिससे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट, ब्रेन। तो ब्रेन पूरा होता है। नेक्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको अपन स्पाइनल कोड बोलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच।